हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम उत्तर लेखन अभ्यास अथवा कौशल को सीखने वाले हैं, जिसमें हम उत्तर लेखन कैसे किया जाता है इसकी जीरो से शुरुआत करेंगे और आप लोगों को हम बताएंगे कि एक अच्छा भूमिका, एक अच्छी मुख्य बॉडी और एक अच्छा निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। तो संडे स्पेशल की इस क्लास में मैं आप लोगों के समक्ष राहुल गुप्ता, जो कि मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आइए हम अपनी आंसर राइटिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम की स्टार्ट करने के पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक ब्रीफली कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से टूल्स और कौन कितने प्रश्न कितने नंबर के और कितने वर्ड में पूछे जाते हैं इसकी मैं चर्चा कर देता हूं एक ब्रीफली पॉइंट में। तो उत्तर लेखन अभ्यास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में 8 पेपर पूछे जाते हैं, जिसका हम ब्रीफली अध्ययन करते हैं। निबंध, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के 1 से 6 पेपर होते हैं और इसमें जो सामान्य अध्ययन है इसमें जीएस के 1 से 4 तक, जबकि यूपी स्पेशल जीएस के 5 और 6 पेपर पूछे जाते हैं। ये आपका मुख्य परीक्षा में 8 एग्जाम होते हैं आपके। निबंध जो होता है तो 150 मार्क्स का होता है, 3 निबंध पूछे जाते हैं आप लोगों से। सामान्य हिंदी का अंक भी 150 नंबर का होता है, जिसमें 2 खंड होते हैं, एक व्याकरणिक पोर्शन और एक आपका होता है जिसमें शासकीय पत्र होते हैं। निबंध निबंध ना ही सॉरी आपके व्याख्या करने के, संक्षेपण करने के, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, पत्र लेखन में हो गया और व्याकरणिक पोर्शन में आपका विलोम वगैरह होते हैं। विलोम है, वतनी शुद्धि है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं, वतनी शुद्धि है और उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये आप लोगों का पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन में आप लोगों का हमने सिलेबस में पिछली क्लास में चर्चा कर लिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में जीएस के में जनरल स्टडीज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 20 प्रश्नों में जो 10 प्रश्न होते हैं वो लिखे जाते हैं 125 वर्ड में, जबकि जो नेक्स्ट 10 प्रश्न होता है वो लिखे जाते हैं 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में। और जो 125 वर्ड होता है वो 8 अंकों का होता है, जो 200 वर्ड्स होता है वो 12 अंकों का पेपर होता है। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत कि निबंध को कैसे लिखा जाए, निबंध के पेपर को कैसे हम लिखते हैं। आज हम सीखते हैं निबंध के पेपर को और देखते हैं निबंध को प्रैक्टिस करके। अब हम देखते हैं इसमें निबंध के पोर्शन को। इसको इरेज करते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है? जो निबंध होता है, निबंध मतलब बिना बधा, मतलब निबंध मतलब बधा हुआ होना चाहिए। निबंध का मतलब होता है बधा हुआ। बधा हुआ क्या? जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से लिंक्ड होगा। जबकि एक निबंध का अर्थ होगा बधा ना बधा हुआ। एक निबंध का अर्थ होगा
ना बधा हुआ, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पोर्शन आपका होगा। यानी कि कोई भी टॉपिक होगा तो उसको क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उसका सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, जितने भी पहलू हैं बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ निबंध को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, जिसमें किसी भी विषय का क्या क्या, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, आप अपने हिसाब से उस टॉपिक को लेकर के प्रश्न बनाएंगे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। एक प्रश्न बना करके आपको इसका विश्लेषण करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अगर धार्मिक हो तो धार्मिक, नहीं तो सांस्कृतिक, शैक्षिक, दैनिक समसामयिक की घटनाएं, और अपने विचारों का प्राकट्य। इसमें साहित्यिक पहलू भी ले सकते हैं, कुछ कुछ में साहित्यिक पहलू, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक पहलू, दैनिक समसामयिक की घटनाएं और अपने विचारों का प्राकट्य आप निबंध में ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं निबंध की। एक टॉपिक को लेकर के आपको समझाएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। और निबंध की स्टार्टिंग में अगर आप कोई कोटेशन लिख देते हैं तो इन्विजिलेटर को समझ में आ जाता है कि वह टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और आप लोगों को जो निबंध है वो निबंध लिखना है। निबंध लेखन जो है वो आप लिखेंगे पैराग्राफ में, और जो पैराग्राफ होगा उसकी जो प्रत्येक लाइन होगी, प्रत्येक लाइन में 7 से 8 वर्ड, और पैराग्राफ में जो लाइन्स होंगे वो 6 से 7 लाइन, और एक पेज में 2 पैराग्राफ, केवल 2 पैराग्राफ बना सकते हैं, अथवा 3 भी कभी कभी किसी पेज में। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो एक पेज में आप 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। दूसरा, एक लाइन में आप लोग 6 से 7 वर्ड आपके आने चाहिए। दूसरा बात है कि जो आपके पैराग्राफ लाइन्स होगी उसमें 6 से 7 लाइन होंगे, प्रत्येक लाइन में 7 से 8 वर्ड होंगे, एक पेज में 2 पैराग्राफ, या कभी कभी किसी पेज में 3 पैराग्राफ भी हो सकता है। तो अब पैराग्राफ जो आप बना रहे हैं, पैराग्राफ की अंतिम लाइन और दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, इसको हम बताते हैं। ये आपने निबंध लिखा, निबंध के विषय को लिखा, निबंध का विषय यहाँ पर आपके एग्जाम में लिखा होगा। फिर आपने यहाँ पर बढ़िया सा अच्छा सा कोटेशन लिखा इन्वर्टेड कॉमा में। फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया, आपने पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद आकर के यहाँ पर पैराग्राफ फुल स्टॉप हो गया। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ में आप इसको कनेक्ट करने के लिए जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। उस कीवर्ड को अगर आप ले लेते हैं तो आप उस पैराग्राफ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो कीवर्ड क्या है? ये कीवर्ड है कि आप उसको अगर जोड़ रहे हैं तो उसमें कीवर्ड अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ वो कनेक्टेड करेगा, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड रहेगा, दूसरा पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड रहेगा। तो आप पहला जो कीवर्ड है आप लिख सकते हैं इसी संदर्भ
में। दूसरा लिख सकते हैं इसी परिदृश्य में। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ को जोड़ने के लिए वर्तमान परिदृश्य भी जोड़ सकते हैं, या इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, या पांचवा लिख सकते हैं हाल ही में, या छठवां लिख सकते हैं वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिकोण से। ये इस कीवर्ड्स को अगर आप लिख देते हैं तो आपका पैराग्राफ जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो आइए हम एक निबंध के टॉपिक को उठाते हैं और उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसी में चर्चा करते हैं, एक टॉपिक को उठाते हैं जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि क्या निबंध का टॉपिक उठाते हैं जिसमें लिखते हैं जो हमारा विषय है वो रहने वाला है एग्रीटेक और दूसरी हरित क्रांति। और निबंध में एक चर्चा हमने भूल गया कि भूमिका क्या होनी चाहिए और निष्कर्ष क्या होना चाहिए। भूमिका जो होगा भूमिका वह जो विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु को भूमिका में पूरी तरह से एलिब्रेट कर देना है, बता देना है कि जो भूमिका है वो निबंध के टॉपिक से मेल खाती है और उसी से संबंधित बातें आप बता रहे हैं। ये क्या होता है, विषय वस्तु से कनेक्ट कर दें। दूसरा, विषय में कीवर्ड को परिभाषित कर दें। जैसे कीवर्ड इसमें एग्रीटेक है, दूसरा हरित क्रांति है। आप भूमिका में एग्रीटेक और दूसरी हरित क्रांति को परिभाषित कर सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं। तीसरा, भूमिका में आप लिख सकते हैं एक कहानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कहानी क्या होगी कि एग्रीटेक की क्या आवश्यकता है और दूसरी हरित क्रांति क्यों लाई जा रही है, क्या पहली हरित क्रांति से जो खाद्यान्न उत्पादन है वो काम नहीं हो पा रहा है, जो दूसरी हरित क्रांति की जरूरत हमें महसूस हो रही है। तो इसमें भूमिका में आप तीनों लिख सकते हैं। और चौथा बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष जो होगा वो समाधान मूलक होगा, सरकार की योजनाओं से युक्त होगा। चौथा, विजन, लक्ष्य या उद्देश्य को दिखाना पड़ेगा कि एग्रीटेक कहाँ तक जा सकता है और दूसरी हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में क्या लाभ हो सकता है और भविष्य में इसके लाभ होने के क्या क्या चांसेस हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। और चौथा, आपको बताना पड़ेगा कि कृषि में या तो किसी भी चीज में क्या लाभ और हो सकते हैं, यह आपको निष्कर्ष में आपको इसमें बताना पड़ेगा। ये ऐसे निष्कर्ष लिखा जाता है। अब हम टॉपिक की चर्चा करते हैं, एग्रीटेक और दूसरी हरित क्रांति। अब आप भूमिका में देखेंगे तो आप पहले इसका एक कोटेशन लिख देंगे। कोटेशन क्या होने वाला है, हल भी चले हब भी बने, हल भी चले हब भी बने, खेत भी चमके ऐप भी सजे। क्या क्या होगा, हल भी चले हब भी बने, खेत भी चमके
ऐप भी सजे। गांव से ग्लोबल तक की चाल, भारत लिखे विकास की मिसाल। भारत लिखे विकास की मसाल। अब इसमें हम करंट पॉइंट डाल देंगे कि 5 ट्रिलियन का यह संकल्प जो भारत सरकार ने रखा है, 5 ट्रिलियन का यह संकल्प एग्रीटेक और स्टार्टअप का बल। इसी में हम इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। हल भी चले हब भी बने, हल भी चले हब भी बने, खेत भी चमके ऐप भी सजे। गांव से ग्लोबल तक की चाल, भारत लिखे विकास की मिसाल। 5 ट्रिलियन डॉलर का यह संकल्प, एग्रीटेक और स्टार्टअप का बल। ये आप ऐसे कोटेशन लिख सकते हैं एग्रीटेक और दूसरी हरित क्रांति में। अब इसकी भूमिका की चर्चा करते हैं, तो आप भूमिका में इसको आप बना करके लिख सकते हैं कि कोई किसान है, भोलानाथ, हीरानाथ, हीरा, होरी, कोई भी आप एक पात्र को उठा सकते हैं। भूमिका में लिख सकते हैं कहानी बना करके कि जो हीरा है वह अपने खेत में परंपरागत तरीके से कृषि करता है, लेकिन उसे उतना ही लाभ मिलता है जितना कि उसकी घर पूंजी चल सकती है। तो पास या पड़ोस में कोई नौजवान किसान, उसका नाम अगर कोई डाल दीजिए, सीमा डाल दीजिए, महिला का नाम या तो पुरुष का नाम डाल दीजिए, किशन डाल दीजिए। तो उसमें उसने मिला भोलानाथ से और उससे को बताया कि आप इस प्रकार से कृषि कीजिए, एग्रीटेक के बारे में उसको जानकारी दिया। तो जो भोलानाथ है उसने एग्रीटेक को फॉलो किया और अपने खेतों में जो है उसने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जिसमें बड़े पैमाने पर जीएम फसलों को लगाया। फिर उसके बाद देखेंगे तो वो ड्रोन से कृषि करने लगा। फिर उसके बाद देखते हैं तो ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करके उसने सिंचाई किया और उसके खेतों में अधिशेष का उत्पादन हुआ, जिससे वो अपने घर की पूंजी भी चलाता है और बाहर भी बेच करके कमाता है। आप इस प्रकार से भूमिका को डिजाइन कर सकते हैं और इसमें दूसरी हरित क्रांति के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि जो पहली हरित क्रांति थी वह 1966 और 67 में पहली हरित क्रांति लाई गई थी एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि जो हरित क्रांति है वो दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी है। दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि हम खाद्यान्न उत्पादन जो हमारा है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। और जो आपके जैविक कृषि की चर्चा चल रही है, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, उसमें पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप इसको बता सकते हैं कि दूसरी हरित क्रांति में हम जीएम फसलें, जो भी चीज जीएम आपके आ रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड, फिर उसके बाद दूसरी हरित क्रांति में आप बता सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आप इसको निबंध को लिख सकते हैं। भूमिका हुआ, निष्कर्ष हुआ, और जो पैराग्राफ आपका होगा वह होगा, पहले पैराग्राफ में आपने लिखा, फिर दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए इसके अतिरिक्त अगर आप कर देते हैं या इसी संदर्भ में, तो आपका ये पैराग्राफ कनेक्टेड हो जाता है। फिर इसे नहीं लिखेगा, फिर दूसरे लिखेगा इसी संदर्भ में, तब आपका पैराग्राफ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके एग्रीटेक का जो है उसके अलग अलग बता सकते हैं कि किसानों की, मैं की पॉइंट बता दे रहा हूँ, किसानों की आय दोगुना करने में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, किसानों की आत्महत्या में कमी आएगी। तीसरा, जो उनकी जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ेगी। चौथा, शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा। पांचवा, जो उनको मंडी में एमएसपी का सही लाभ प्राप्त होगा और वह साक्षर बनेंगे। चौथा, बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी, दलालों की संख्या में कमी आएगी और उनका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, तो इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, बढ़ेगी। तो निबंध की इस चर्चा हमने की है, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब हम निबंध के अलावा अगर आप
डेली न्यूज़पेपर में संपादकीय यानी कि एडिटोरियल यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी जो लेखन शैली है वो सुधरेगी और जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में वो आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर खोलना है, संपादकीय को देखना है, अच्छे से समझना है, फिर संपादकीय के पेपर को न्यूज़पेपर को बंद करना है। फिर आपको एक कोरा कागज़ यानी कि सादा कागज़ लेना है, उस पर कलम उठाना है, जो भी पढ़ा है संपादकीय में उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निबंध बल्कि ना कि निबंध बल्कि लेखन शैली और सुधरेगी। तो आइए अब हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू तो हो ही गया है जिसमें निबंध की चर्चा हो गई है। अब हम बात करते हैं जीएस के प्रश्नों के उत्तर और कैसे लिखें जीरो से अप लेवल तक। सामान्य अध्ययन में जीरो से अप लेवल तक आपको प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा, जनरल स्टडीज में हम एक रैंडमली प्रश्न उठाते हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या उसमें लिखा जाएगा, उसकी भूमिका क्या होगी। अब एक प्रश्न हम उठाते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित वैज्ञानिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। इसको आपको 125 वर्ड में 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है, आपका इसका उत्तर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक पहलू थे जो कि वर्तमान में भी उस वैज्ञानिक पहलू की पूरे विश्व में चर्चा होती है। तो अब हम इसके उत्तर में पहली भूमिका हम बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम भूमिका लिखेंगे कि प्राचीन काल, भूमिका जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे और जो भूमिका होगी वो केवल 15 से 20 वर्ड में आपको समाप्त करना होगा और जो मुख्य भाग होगा वो 80 से 90 वर्ड में आपका समाप्त होगा और जो निष्कर्ष होगा वो आपका 15 से 20 वर्ड में समाप्त होना चाहिए। अगर आपकी ये प्रैक्टिस बन जाती है तो आपके जो 8 नंबर के 125 वर्ड के क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएंगे। भूमिका में 15 से 20 वर्ड, मुख्य भाग में 80 से 90 वर्ड और निष्कर्ष में 15 से 20 वर्ड, ये आपका आराम से 125 वर्ड हो जाएगा। तो हम इसका उत्तर देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित वैज्ञानिक विकास पर टिप्पणी लिखी। तो इसका हम भूमिका बनाएंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन काल न केवल धर्म, कला, साहित्य में, प्राचीन काल न केवल धर्म, कला, साहित्य में बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभूतपूर्व विकास किया है। प्राचीन काल न केवल धर्म, कला, साहित्य बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अभूतपूर्व विकास किया है। यह आपकी भूमिका हो गई। अब हम बात करते हैं मुख्य भाग की। आप लोगों को किसी प्रकार की हेडिंग नहीं डालना है, आपको मुख्य भाग में वैज्ञानिक पहलू हम देखते हैं तो उठाते हैं खगोल विज्ञान और गणितीय क्षेत्र में क्या क्या पहलू हुए हैं। खगोल विज्ञान, गणितीय विकास, आप इसको इस प्रकार से डिजाइन दे सकते हैं यदि आपके पास समय होता है तो इसमें आप पहला पॉइंट डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्टियम, ये पुस्तक है इनकी, आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम पुस्तक से हमें
शून्य का शून्य, पाई, शून्य हो गया, पाई हो गया, ज्यामितीय संरचना हो गया, और दशमलव प्रणाली हमको दृष्टिगत होता है, आप इसका अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। आप इसका ऐसा भी डिजाइन बना सकते हैं, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में पृथ्वी की घूर्णन गति, ग्रहों की दीर्घवृत्ताकार गति, फिर तीसरा बात करते हैं जो है वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। पृथ्वी की घूर्णन गति, ग्रहों के जो दीर्घवृत्ताकार गति है, जो कि वर्तमान में केपलर को माना जाता है, लेकिन हमारे प्राचीन काल के इतिहास में ब्रह्मगुप्त ने इसकी चर्चा पहले ही कर दी थी। आज जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन को माना जाता है, वो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही इसको बता दिया था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को। फिर उसके बाद इसी में बात करते हैं खगोल विज्ञान की चर्चा और गणितीय विज्ञान की चर्चा हम कर लिए। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में प्राचीन भारत में कौन कौन से वैज्ञानिक विकास हुए हैं, इसको हम ऊपर इरेज करते हैं, फिर इसकी चर्चा हम करते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से विकास हुए हैं। ये वही हेडिंग है, आप एक ही कलम का प्रयोग कीजिएगा। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो केमिकल से संबंधित था वो हमारा मेहरौली स्तंभ लेख था, जो कि वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। इसकी जो विशेषता है वो है जंग रहित लौह स्तंभ, जो कि कई हजार वर्षों से आज भी सुरक्षित है, जो कि जंग नहीं लगा हुआ है। मेहरौली स्तंभ लेख यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा माना जाता है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, तो इसको हम इरेज करते हैं और पॉइंट फिर हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या वैज्ञानिक पहलू आए हैं हमारे सामने। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है चिकित्सा के क्षेत्र में एक चरक संहिता है, जो कि आचार्य चरक का है। दूसरा सुश्रुत संहिता है, जो कि महर्षि सुश्रुत का है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो शल्य चिकित्सा में आपका शूल सूत्र आता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है चरक संहिता से। पहला औषधि की, दूसरा आयुर्वेद की चर्चा हमें पहली बार चरक संहिता से मिलती है। सुश्रुत संहिता में अगर हम देखते हैं तो शल्य चिकित्सा, दूसरा प्लास्टिक सर्जरी। शूल सूत्र में अगर हम देखते हैं तो ज्यामितीय संरचना की चर्चा हमें मिलती है, ज्यामितीय संरचना में ज्यामितीय संरचना की चर्चा हमें मिलती है। तो हमने कौन कौन से पहलू देख लिया, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गणितीय क्षेत्र में, तीसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा चिकित्सा के क्षेत्र में, और एक पॉइंट अगर हम देख लेते हैं तो जल प्रबंधन के क्षेत्र में अगर हम देख लेते हैं तो हमको ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। जो वैज्ञानिक पहलू है जल प्रबंधन के क्षेत्र में अगर हम देख लेते हैं तो हमको दृष्टिगत होता है, एक हमारा है जो कि धौलावीरा क्षेत्र है, वो धौलावीरा क्षेत्र है, जल निकासी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है वो
जल निकासी के लिए महत्वपूर्ण। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो अर्घट हुआ, चोलकालीन शिक्षा व्यवस्था, एरा प्रणाली हुई, रहट हुई, या चोलकालीन है। ये हमारी मुख्य भाग जो कि 80 से 90 वर्ड में कंप्लीट हुआ है, 100 भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो पूरा निष्कर्ष यही निकल के आया कि प्राचीन काल के भारतीय इतिहास में न केवल धार्मिक क्षेत्र में न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हमको दृष्टिगत होता है, जो कि उपर्युक्त लाइनों में हमें बताया गया है। तो हम देखते हैं इसको कि प्राचीन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि वर्तमान में वसुधैव कुटुंबकम एवं योग को विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि निष्कर्ष को किस प्रकार से हमने डिजाइन करके बता दिया है कि वर्तमान में वसुधैव कुटुंबकम और योग जो है वो विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़े हुए हैं। तो हमने एक क्लास की चर्चा विस्तार से, एक प्रश्न की चर्चा किया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को, लेकिन उसमें हम इतनी विस्तार से जो हमने लिख लिख कर बताया है वो लिख लिख करके ना के बल्कि पॉइंट में इसको हम चर्चा करेंगे। अब सेकंड प्रश्न को हम इसमें देखते हैं। सेकंड प्रश्न की चर्चा हम मौखिक करेंगे। तो सेकंड प्रश्न अगर हम उठाते हैं, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नागर शैली हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। जो दक्षिण भारत के होते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, जबकि जो मध्य भारत के मंदिर होते हैं वो बेसर शैली में बने होते हैं, जो कि नागर और द्रविड़ का मिक्सचर होता है। तो नागर शैली जो है वो मंदिर है उत्तर भारत में बनाए गए हैं, इनकी वास्तुकला जो है उनकी विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो हम जो नागर शैली है इसको हम डिफाइन करेंगे कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत के मंदिरों को प्रदर्शित करता है, जिसमें नागर शैली जो मंदिर है वो हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक जितने भी मंदिर आते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। जो नागर शैली है इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको भूमिका में हम लिखेंगे। तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो प्रमुखतः नागर शैली में। दूसरा पॉइंट बात करेंगे तो जो इसका विस्तार है वो कहाँ से है, हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत श्रृंखला यानी कि विंध्य क्षेत्र तक हमें नागर शैली की विशेषता दिखाई पड़ती है। अब हम नागर शैली के मंदिरों को बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका। नागर शैली के मंदिर को डायग्राम के थ्रू हम दिखाएंगे कि जो नागर शैली के मंदिर हैं वो चबूतरे पर बनाए जाते हैं। तो इसका छोटा हम डायग्राम बनाएंगे। ये चबूतरा होता है, ये सीढ़ियां होती हैं, हमारा ये चबूतरा होता है। फिर उसके बाद ऊपर हम देखेंगे
एक मंदिर होता है, ये गर्भगृह का मंदिर होता है। फिर इसी से सटा हुआ एक छोटा सा मंडप होता है। फिर इसी से सटा हुआ एक छोटा सा मंडप होता है। एक छोटा सा मंडप होता है। अब इसमें हम ऊपर की ओर, जो गर्भगृह के ऊपर की ओर होता है, उसमें आमलक भी लगा होता है, दूसरा कलश भी लगा होता है, तीसरा झंडा भी फहरता है। इसी प्रकार से इसमें भी यही कार्य होता है। इसी प्रकार से इसमें भी यही कार्य आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर गर्भगृह होता है, जिसमें भगवान को यहाँ पर स्थापित किया जाता है, जो कि एकदम सिर में होता है। और ये जो दोनों होता है, यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ होता है, ये जो है आमलक होता है, ये जो है कलश है, ये जो है ध्वजा है, और ये दोनों जो है ये गर्भगृह है। यहाँ पर मुख्य देवता निवास करते हैं, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। और ये दोनों जो है वो है मंडप व अर्धमंडप, और ये जो है सीढ़ियाँ हैं, और ये जो है ये चबूतरा आपको इस मंदिर में दिखाना पड़ेगा। ये नागर शैली के मंदिर हो गए, और नागर शैली में आपको इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सब क्या क्या है। जैसे शिखर की बात करनी होगी, आमलक की बात करनी होगी, मंडप की बात करनी होगी, अर्धमंडप, प्रदक्षिणा पथ, चबूतरा, गर्भगृह, तोरणद्वार। और यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि नागर शैली में एग्जाम्पल दे करके कि कौन कौन से जो मंदिर हैं जो कि नागर शैली में बनाए गए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, तीसरा अगर हम देखते हैं तो लिंगराज, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये तीनों का अगर आप उदाहरण दे देंगे तो नागर शैली के जो मंदिर की विशेषता हुई और उसके उदाहरण को ऑथेंटिक रूप से आप समझा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, हमने 2 प्रश्नों की चर्चा विस्तार से किया, और आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। कोई हिचकिचाइए मत, स्टार्टिंग से ही पहले ही दिन से आप स्टार्ट कीजिए। एक दिन तो नहीं, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस की श्रृंखला में अगर आप प्रैक्टिस करते गए तो एक दिन नहीं तो लेकिन एक दिन आप जरूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कौशल को, यानी कि स्किल को सीख जाएंगे, और आप बेहतर प्रदर्शन अपनी मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में 2 से 3 प्रश्नों की चर्चा ऐसे ही आपके सामने करते रहेंगे, जिससे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।